पीडीएफ बना होता है। सब बच्चे पानी पीने गए हैं। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कुछ। अच्छा आप ये भी आ रही, आप कैसे आ गए लोग? भूले भटके। घर वालों ने परमिशन दे दी क्या? बोले नहीं भाई पढ़ेगा पढ़ेगा, तुम भी पढ़ोगे, है ना? चलो कल हम लोगों ने बात करी थी सर इलास्टिसिटी, ठीक है? तो इलास्टिसिटी में मुझे कुछ याद नहीं रखना है, मुझे सिर्फ इतना याद रखना था कि सर स्ट्रेस का एक तो फार्मूला, जहाँ तक कल बात हुई थी वहाँ तक स्ट्रेस का फार्मूला, जहाँ भी स्ट्रेस दिखे वहाँ फोर्स अपॉन एरिया करना, फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट जो होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर इसकी जो डायमेंशन होगी वो ml - 1 t - अच्छा एक चीज इसमें और देखो तुम लोग। सर अगर तुमसे स्ट्रेस की यूनिट पूछी, स्ट्रेस पूछी, तो तुम बोले स्ट्रेस होता है सर फोर्स अपॉन, तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी तो होता है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? दाब। प्रेशर भी तो होता है, ठीक है? अगर तुमसे पूछ लिया जाए, अगर तुमसे मान लो पूछ लिया जाए कि जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी? प्रेशर की। दोनों की डायमेंशन सेम, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेस भी तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया होता है और प्रेशर भी तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है? इसके बाद मैंने बहुत सारे स्ट्रेस की बात करी थी, स्ट्रेन की बात करी थी। स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन तुम्हारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है? और ना ही कोई डायमेंशन होती है, ना ही कोई यूनिट होती है, ना ही कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है, दोनों नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में मैंने बात करी थी टेंसाइल की। एक टेंसाइल पकड़ के खींच दो तो टेंसाइल, और पकड़ के दबा दो तो कंप्रेसिव। तो कौन सी हो जाती है देखो? कंप्रेसिव। इसकी भी हमने कल बात करी थी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब है अगर तुम्हारे पास कोई गोला है, उस गोले पर समान रूप से, हर तरफ से समान रूप से अगर फोर्स लगेगा, हर तरफ से समान रूप से फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स और जिस एरिया पर लग रहा है वो एरिया क्या कहलाएगा तुम्हारा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाएगा। अब बताओ तुम, और से पूछूं मैं, आप तुम तीनों बताओ। स्फीयर होता है स्फीयर, स्फीयर स्फीयर और सर्कल में अंतर होता है। सर्कल क्या होता है? चूड़ी सर्कल है, और स्फीयर क्या है? कोई भी गोल गेंद स्फीयर है। स्फीयर के एरिया का फार्मूला क्या होता है? हाँ, स्फीयर के एरिया का फार्मूला, स्फीयर के एरिया का फार्मूला बताओ चारों हैं? एरिया का फार्मूला, एरिया का, स्फीयर के एरिया का फार्मूला 4πr²। बालू बालू 4/3 πr3, ठीक है? ये वॉल्यूम है,
ठीक है। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पर किसी चीज को दबाऊंगा, ये स्फीयर है, अगर मान लो स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होगा 4πr²। सिंपल सा सर ये होता है। स्ट्रेन में मैंने कहा था कि जितना वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अपॉन इनिशियल वॉल्यूम या फिर ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ करता है। शेयरिंग में मैंने बोला था कि किसी चीज को नीचे फिक्स कर दो, ऊपर से क्या दे दो धक्का। अगर ऊपर से फोर्स दोगे तो ऊपर वाली चीज क्या होगी, यहाँ से यहाँ विस्थापित हो जाएगी। और अगर ये विस्थापित हो जाएगी तो सर जी अगर मैं देखो स्ट्रेस कहूंगा, स्ट्रेस का मतलब होगा इधर से जितना फोर्स लगाया और इस साइड का एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर मैं स्ट्रेन करूंगा, स्ट्रेन होगा x अपॉन ये वाली लेंथ l, x अपॉन l, जो कि tan phi बराबर भी क्या हो जाता था x अपॉन l हो जाता था। ठीक है, ये सब बात करी थी, ये मैंने कल क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, ये कोर्स हुक ला, मैंने हुक का नियम बताया था। हुक्स ने क्या कहा था, हुक्स ने कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, प्रतिबल समानुपाती होता है किसके, विकृति के। जितना ज्यादा किसी चीज को खींचोगे पकड़ के उतना ही ज्यादा तुमको बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब E क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मुझे बताओ प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 ठीक है। स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है, ml-1 ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन क्या होती है, तो ये तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। चाहे प्रेशर हुआ, चाहे स्ट्रेस हुआ, चाहे मॉडुलस ऑफ, तीनों के मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, सेम। तीनों की यूनिट सेम है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तीनों के सेम है, इस बात पे याद रखना। ठीक है, ये सबसे पहले हुक ने दिया था। अब हुक के बाद कौन आ गए, यंग। हुक के बाद कौन आ गए थे हमारे, यंग। और यंग ने क्या बोला, यंग बोले बाई बराबर FL अपॉन A डेल्टा, F अपॉन A, F ये बोले F अपॉन A बटे डेल्टा L अपॉन, यानी कि ये बोले प्रतिबल बटे विकृति या फिर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। लेकिन कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल। अगर लंबाई हो और लंबाई को पकड़ के तुम खींच दो तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, मैंने कहा था जो भी क्वेश्चन पूछेगा नीट, ध्यान रखो, जो भी क्वेश्चन नीट पूछेगा, अभी मैंने जो तुम्हें बताया डायमेंशन इनसे पूछेगा। अगर उनसे नहीं पूछेगा तो इसी से क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज वो कहीं से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। चुपचाप इसी से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चुपचाप। अगर देखो, अगर हम L को ऊपर ले जाएं तो बाई बराबर मैंने लिखवाया था कल FL अपॉन A डेल्टा L। ये कब होता था, जब मेरे पास कोई वायर हो और वायर पर नीचे की ओर क्या लगा रहा हूं मैं, फोर्स। ये एरिया A, ये कौन सा एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अगर ये वायर है तो वायर का जो ये एरिया है वही क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाएगा। ठीक है, डेल्टा एल का मतलब लंबाई में वृद्धि या इंक्रीमेंट लेंथ में। फिर एल का मतलब इनिशियल लेंथ, फोर्स लग रहा है एफ। अगर मैं यहाँ पर फोर्स एफ ना लगा के कोई चीज नीचे लटका दूं mg वेट की, ठीक है, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, mgl अपॉन A डेल्टा एल। ठीक है, इन दो फार्मूला के बेस पर नीट तुमसे उठा के क्वेश्चन पूछेगा, इन दो फार्मूला के। और प्रीवियस नीट में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं 80% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूला से आए हुए हैं बस, और किसी से नहीं। अब इन दोनों फार्मूला से सर जी कैसे, जैसे मैंने तुमसे कहा बाई बराबर तुम्हारा हो गया FL अपॉन A डेल्टा एल। डेल्टा एल को बेटा हम लोग इलोंगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इलोंगेशन मतलब लंबाई में वृद्धि, इलोंगेशन। तुम्हें क्या करेगा क्वेश्चन में, तुम्हें क्वेश्चन में बाई दे देगा, इनिशियल लंबाई दे देगा, फोर्स दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, और उसने क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया तो तुम्हें रेडियस दे दी।
क्या दे दी? रेडियस। ठीक है, रेडियस दे दी, त्रिज्या दे दी, तो तुमने क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया। और तुमसे क्या पूछ लेगा? डेल्टा एल। मतलब सारी चीजें दे देगा, तुमसे डेल्टा एल पूछ लेगा। या फिर तुम्हें ये सारी चीजें दे देगा तो तुमसे फोर्स पूछ लेगा। इस टाइप से क्वेश्चन तुमसे पूछा गया। या मान लो तुमसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसने कहा सेम वायर है, आइडेंटिकल वायर है। ठीक है, अगर कहीं पर आइडेंटिकल लिखा हुआ हो, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, उनकी लंबाई सेम, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सेम और समान मटेरियल। अगर कोई भी दो वायर सेम मटेरियल के होंगे तो उनका बाई क्या होगा? सेम होगा। उनका बाई क्या होगा? सेम। ठीक है, सेम मटेरियल का बाई सेम होता है। अब सर जी देखो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने दो वायर ले लिए, एक वायर ये, एक वायर ये। तुम्हें पता है सर ये मोटा वायर है, ये पतला वायर है, इनका क्या बाई सेम होगा। इनका बाई क्या होगा? अगर सेम मटेरियल के हैं तो, अगर सेम मटेरियल के हैं तो इनका बाई क्या होगा? सेम। बात समझ आ रही है? बाई किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पर, ना कि उस वायर की लंबाई चौड़ाई और उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये थे, ये पढ़ा दिए थे कल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करा दिया था कल। ठीक है, बल्क मॉडुलस पढ़ा दिया था। बल्क मॉडुलस का फार्मूला, बल्क मॉडुलस का फार्मूला B = -P डेल्टा B अपॉन इनिशियल B। ठीक है, ये हो जाता था, ये हो जाता था। उसके बाद में कंप्रेसिबिलिटी क्या थी? 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। लेकिन नीचे क्या लगा हुआ है? मॉड। नीचे क्या लगा हुआ है? मॉड। ठीक है, हैं? क्या कर दी? कौन? और सब कुछ फिजिक्स के हिसाब से करते हैं। तुम हमें देख पा रहे हो, फिजिक्स के हिसाब से देख पा रहे हो। सब में ठीक है, चलिए यहाँ पर मॉड देखो ऐसा है, साइंस धीरे धीरे बनाई जाती है। कितनी है करने के लिए अभी? देखो ऐसा है, फिजिक्स तुम्हें पता है, तुम जितनी पढ़ रहे हो, नहीं तुम कहा जितनी पढ़ रहे हो 90% से ज़्यादा गलत है, बल्कि मैं कहूँगा 95% गलत पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर तुमने सही पढ़ ली तो तुम साइंटिस्ट बन जाओगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बेटा देखो, तुम जितना कुछ फिजिक्स में पढ़े हो, सब में तुमने वायु का प्रतिरोध माना ही नहीं है। माना है कहीं वायु का प्रतिरोध? नहीं माना। अरे वायु का प्रतिरोध होता है कि नहीं होता है? होता है। और जिसे लग रहा है नहीं होता है तो आंधी में चलिए गया ना, या पताई जानते हो? पताई जानते हो? अभी जो गन्ना छिल रहा है ना, गन्ना, उसके बाद में पताई ऐसे वो बहुत बड़ा हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें वजन होता है कम, उसे पकड़ के ऐसे लाना और उधर से आंधी चल रही हो, तब पता चलेगा वायु का प्रतिरोध कितना है। ठीक है, पैराशूट से इंसान उतर जाता है वायु के प्रतिरोध से ही। ठीक है, वायु मतलब एयर रेजिस्टेंस का प्रतिरोध से। तो वही सब चीज़ें, ये सब चीज़ हम लोग नहीं मानते हैं, वो सब खत्म मानते हैं, मानते नहीं। फ्रैक्शन को हम लोग 0 मान देते हैं, कहीं फ्रैक्शन बढ़ता है कहीं फ्रैक्शन घटता है, हम उसको कुछ मान ही नहीं रहे, कुछ भी चला जा रहा है, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो वही है, लेकिन ये पढ़ने के हमें क्या है, हमें तो सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। हम कतई ना पढ़ेंगे, हमें डॉक्टर बना दे गवर्नमेंट। सीधी बात है भाई, हमें तुम गवर्नमेंट ये कहे तुम कतई मत पढ़ो फिजिक्स या केमिस्ट्री या कुछ, तुम्हें डॉक्टर बना देंगे तो हम ना पढ़ेंगे कभी। अब भाई हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर वो हमें डॉक्टर बना रही है तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मजबूरी तो हमारी है ना। इसीलिए देखो, जहाँ भी मॉड दिखे, मॉड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अगर कोई माइनस चीज है तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, मॉड का सिंपल मतलब ये होता है। कंप्रेसिबिलिटी का ये फार्मूला होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 अपॉन मॉड ऑफ बल्क मॉडुलस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था कल करने के लिए, करके ला, मैंने सेंड ही नहीं कराई है।
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला ईटा से डिनोट करते थे इसे, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इसका फार्मूला क्या बना था? इसका फार्मूला बना था ईटा इजिकल टू शेयरिंग स्ट्रेस एफ अपॉन ए एक्स अपॉन एल, एक्स अपॉन एल। और एक्स अपॉन एल तुम्हारा क्या हो जाता था? ये हो जाता था बेटा, ये हो जाता था tan फाई। ठीक है, मैंने कहा एंगल बहुत छोटा हो तो ये क्या हो जाएगा? ए फाई। ठीक है, ये सब कल बात कर लेते हैं बेटा। ये तुम्हारे कोर्स से हट गया, मुझे ध्यान मिला लिखने का, ये तुम्हारे कोर्स से हट गया। पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो तुम्हारे कोर्स से जा चुका है, इसका कोई मतलब नहीं। अब देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। अब हम लोग इसकी बात करेंगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व की बात करेंगे, ठीक। देखो हम लोग बात कर रहे हैं इस कर्व की, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक। इसको खाली तुम समझ लो अपनी भाषा में, अपनी भाषा में सिर्फ समझ लो। देखो बेटा कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक ये रबड़ है, हालांकि मुझे रबड़ मिली नहीं, ठीक है, ये मेरे पास मान लो एक रबड़ है, ठीक है। अब देखो बेटा ये मेरे पास रबड़ है, तुमने देखा होगा, तुम सब लोगों ने रबड़ देखी है, अरे जो अपने हैंड में लगाते हो और पता नहीं कहाँ रबड़ होती नहीं होती है। अब देखो एक सोचो, सर इस रबड़ को तुमने पकड़ के खींचा, और पकड़ के खींचने के बाद मान लो मैंने इसको पकड़ के यहाँ तक खींचा और छोड़ दिया, ये तुरंत वापस अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंचे, तुरंत वापस पुरानी पोजीशन में पहुंच जाएगी। हाँ ये सही है, लाओ इधर लाओ, ये है क्या? ये रबड़ है, हाँ स्प्रिंग ही कह सकते हैं इसे, ठीक है, रबड़ मानो तुम इसे। बेटा देखो ये अभी ऐसा है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन, मैंने पकड़ा खींचा छोड़ दिया, पुरानी पोजीशन में पहुंच गया। ये तो स्प्रिंग है इसलिए हल्का फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर रियल में ये रबड़ी होती पूरी भरतल तो मैं जैसे ही इसे छोड़ता ये फ्लक्चुएट ना करके तुरंत अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच गया। मैंने क्या किया, इसे और खींचा छोड़ दिया, वापस से अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच गया, तुरंत पहुंच गया, ठीक है। इस सब को हम लोग बोलेंगे बेटा इलास्टिक लिमिट। कौन सी बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट वो होती है कि अगर तुम किसी चीज को पकड़ के खींचो और छोड़ दो तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच जाए, तो तुरंत पहुंच जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब देखो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक तरफ स्ट्रेस और दूसरी तरफ स्ट्रेन, ठीक है, एक तरफ स्ट्रेन एक तरफ स्ट्रेन। तुम्हें पता है इलास्टिक का मतलब ये होता है कि जितना मैं फोर्स दूंगा, जितना मैं फोर्स दूंगा उतने ही लंबाई में क्या होगी? वृद्धि, ठीक है, उतना ही लंबे वृद्धि। मैंने O पॉइंट माना, मैंने माना, इधर देखो सबसे पहले थोड़ी देर बस देख लो, मैंने कहा मैंने यहाँ से इतना खींचा, ठीक है। स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया बेटा? फोर्स अपॉन, स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? अभी मान लो डेल्टा एल अपॉन, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स दूंगा उतना ज्यादा डेल्टा एल होगा। मैंने पकड़ के इसे अच्छा इसमें मैग्नेट लगी हुई, मैंने पकड़ के इसे हल्का सा खींचा और छोड़ दिया, मैंने माना यहाँ तक खींचा,
और छोड़ दिया, वापस से ये अपनी पुरानी पोजीशन में वापस। फिर मैंने पकड़ के खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर वापस पुरानी पोजीशन में आ गया, फिर पकड़ के खींचा, फिर वापस पोजीशन में आ गया। जब मैंने यहाँ तक खींचा, इस बिंदु को मैंने बोला मान लो P, ठीक है, P तक खींचा, तो ये खींचा और छोड़ दिया, तुरंत वापस अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच गया। उसके बाद मैंने इसे और खींचा, इसे पकड़ के और खींचा और छोड़ दिया, तो ये वापस तो गया अपनी पुरानी पोजीशन में, लेकिन अब इसने वापस पुरानी पोजीशन जाने में थोड़ा टाइम लगा दिया। थोड़ा क्या लगा दिया? टाइम। ठीक है, मान लो मैंने पकड़ के यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे छोड़ा, ये वापस तो गया, लेकिन पहले फटाक से में वापस जा रहा था, अब एकदम से वापस नहीं जा रहा है, वापस तो गया लेकिन पुरानी पोजीशन में जाने में कुछ टाइम लगा। ठीक है, मान लो यहाँ तक ये गया वापस, ओ के बाद ए बिंदु मान लिया, लेकिन कुछ टाइम लगा। अब मैंने उससे ज्यादा और खींचा, देखो फोर्स और बढ़ा दिया, फोर्स जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा वैसे वैसे फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। मैंने इसे पकड़ के और खींचा, और खींच के अगर मैंने छोड़ दिया ऐसे, तो ये अपने वापस तो गया, लेकिन पहले की जितनी लंबाई पहले थी उससे लंबाई थोड़ी क्या हो गई? ज्यादा हो गई, यानी कि इसकी लंबाई में क्या हो गया? इंक्रीमेंट। अगर इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो गया, वो मैंने कुछ यहाँ तक बी पॉइंट तक। अब फिर देखो सर जी, मैं ओ से पी के बीच में कहीं ले जाऊंगा, पकड़ के खींचूंगा और छोड़ दूंगा, तो ये तुरंत वापस अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच जाएगा। लेकिन पी से ए के बीच में इतनी दूरी तक अगर फोर्स लगा के ले जाऊंगा, तो ये वापस तो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम ले लेगा। कुछ क्या ले लेगा? टाइम वापस लेगा। लेकिन ए से बी के बीच में अगर इतना खींचा किया मैंने, तो वापस तो जाएगा, लेकिन अपनी पुरानी पोजीशन में वापस, यानी कि इसकी लेंथ में कुछ ना कुछ क्या हो जाएगी? इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद चाहे मैं फोर्स कम लगाऊं या कुछ, मैं इसे पकड़ के जहां तक खींच दिया और छोड़ा, तो ये वापस कतई गया ही नहीं। वापस कतई मतलब जहां था वहीं रहेगा, और उसके बाद अगर ज्यादा और खींचूंगा तो एक पॉइंट पर आके ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो देखो ओ से पी तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है तुम्हें? अगर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, तुम बोले सर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कौन सा ला है? हुक का। किसका नियम है? हुक का नियम। तो सर जी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब ओ से पी में ये कौन से नियम का पालन कर रहा है? हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फॉलो करके लिखा है ना? ठीक है, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है सब। ठीक है, अब समझो बेटा, अगर ये P से A में जा रहा है, P से A में, तो इसमें देखो क्या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और कहीं भी हुक लॉ को फॉलो नहीं करेगा, अब देखो ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस कहलाएगी तुम्हारी इलास्टिक लिमिट। कौन सी कहलाएगी? इलास्टिक लिमिट का मतलब ये है तुम पकड़ के खींचो और छोड़ दो तो वो वापस अपनी पुरानी पोजीशन में पहुंच जाए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इलास्टिक लिमिट। लेकिन ए से बी में कौन सी लिमिट है? इनइलास्टिक लिमिट। इनइलास्टिक लिमिट का मतलब है पकड़ के खींच के छोड़ तो दिया, वापस तो गया, लेकिन अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं गया। फिर देखो बी से लेके सी तक ये कहलाएगी
प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? प्लास्टिक लिमिट का मतलब है कि जितना प्लास्टिक होती है, जितना पकड़ के खींच दो वहीं रहेगी, वापिस कर कहीं भी नहीं जाती है। तो B से लेके C तक है प्लास्टिक लिमिट, और C पर जाके ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया, यानी कि इसका फ्रैक्चर। ठीक है। तुमसे सर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इसमें तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि तुम्हें ग्राफ दे देगा और ग्राफ में तुमसे रीजन पूछ लेगा, कौन सा इलास्टिक है, कौन सा इलास्टिक है और कौन सा प्लास्टिक है। ठीक है, कौन सा प्लास्टिक रीजन है। या तुमसे ये पूछ लेगा कि बताओ किस में हम हुक्स को फॉलो करते हैं, हुक लॉ को। तो हुक लॉ को सिर्फ हम O से P में फॉलो करते हैं, बाकी जितने भी ये हैं कर्व, कहीं पर भी हम हुक लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, हुक लॉ को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हुक लॉ हमारा कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइन होनी चाहिए वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके अगले बढ़ते हैं। बता लिया। अब देखो, अगर तुम 12th का किताब, कोई भी 11th का कोई किताब उठा के देखोगे तो इसमें बहुत थ्योरी लिखी हुई है, और सब यही लिखा हुआ है जो इतने बीच में मैंने ये लिखा हुआ है, बस बाकी और कोई ज़्यादा नहीं लिखी हुई है। यह जो मैंने तुम्हें बता दिया मुंह से, बस वही। ठीक है, और हम लोग जानते हैं हमें थ्योरी से मतलब है नहीं, क्योंकि हमें बस अपने 4 ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन ही करना है। हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर हो। ठीक, उसके बाद में देखो, बेटा देखो, 2 टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं। एक मटेरियल होता है डक्टाइल, एक होता है ब्रिटाइल। ब्रिटाइल क्या बोलेंगे? ब्रिटाइल, ब्रिटाइल मटेरियल, एक डक्टाइल मटेरियल। देखो, डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिन्हें हम पीट के बड़ा कर सकें, जितना चाहो उतना बड़ी चादर बना सकें। ठीक है, या जिन्हें पीट के हम जिन्हें पीटें और वो टूटे नहीं। ठीक है, और जो ऐसे होते हैं जिन्हें तुम जितना पीट लो और वो टूटे नहीं, जिंदगी में उन्हीं की वैल्यू होती है। सही है? हाँ, तो 2 मुक्के मारे रो गए, क्या फायदा इसका। तो वो मटेरियल कहलाते हैं बेटा डक्टाइल मटेरियल। कौन से मटेरियल कहलाते हैं? डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, उन मटेरियल के तार बनाए जाते हैं। जैसे तुम्हें पता है सबसे पतला क्या करा सकता है हम लोग? सबसे पतला हम लोग गोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड की फॉइल देखिए तुम लोगों ने, गोल्ड की फॉइल। कुछ कभी कभी उसमें आती है स्वीट्स, क्या कहते हैं स्वीट को, मिठाइयों में होती है, या कोई भी होता है। तो हाँ, ये होता है, इनके तार बनाए जा सकते हैं। क्या बनाए जा सकते हैं? तार। जब ज्वेलरी बनती है तो गोल्ड के ही तो तार बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। ठीक है, और इसके बहुत महीन तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ तार किसके बनाए जा सकते हैं? जिसे पकड़ के तुम पीटो और तुमने मान लो उसे पकड़ के खींच के यहाँ छोड़ा, वो यहीं रह गया, और खींचो तो जिसकी प्लास्टिक रेंज क्या हो? ज़्यादा। जिसकी प्लास्टिक रेंज, मैंने कहा प्लास्टिक रेंज क्या होती है? प्लास्टिक रेंज का मतलब है तुमने किसी को पकड़ के, अगर मैंने इसको पकड़ के यहाँ खींचा और छोड़ा और ये यहीं रह गया, तो इसकी क्या कहें? प्लास्टिक। कौन सी रीजन में पहुंच गया? प्लास्टिक में। तो वही है। हाँ, द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, जिनकी प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड। ठीक है, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, देखो इसमें देखो, O से A तक, मुझे बताओ O से A तक हुक लॉ को फॉलो कर रहा है। अच्छा, A से लेके B तक, यहाँ पर भी तुम्हारी कौन सी लिमिट है? देखो इलास्टिक लिमिट है, लेकिन B से C में इन इलास्टिक। कौन सी है? और C से D में
प्लास्टिक। कौन सी लिमिट है? तो इसकी प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? ज़्यादा। अगर जिसकी प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी उनके ही हम बायर बनाए जा सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। उन्हें हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डक्टाइल के बाद में आता है बेटा, देखो ब्रिटाइल। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर जिनको हम पकड़ के मारें और वो फटाक से टूट जाए, ठीक है, एकदम से टूट जाए, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रिटाइल मटेरियल। ठीक है, जैसे और इनकी बेटा इनकी जो लिमिट होती है, कौन सी? प्लास्टिक रेंज होती है, वो बहुत कम होती है। जैसे शीशा है, शीशे को तुम मारो वो तुरंत टूट जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा शीशा को मारो शीशा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, वो तुरंत टूट जाता है। तो वो हाँ, तो ये सब हमारे ये मटेरियल कौन से होते हैं? हमारे ब्रिटाइल मटेरियल, जिनकी प्लास्टिक रेंज क्या होती है? प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अब देखो सर, हीट देने पर, हाँ हीट देने पर तो गर्म होंगे ही। हाँ, इलास्टिसिटी तो हर चीज शो करती है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी वो होती है कि अगर तुम किसी को फोर्स दे रहे हो तो वो अपने आकार के चेंज को विरोध करे, ठीक है, उसे हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। अब जैसे मैं कहूँ ये, इसे मैं पकड़ के फोर्स दे रहा हूँ तो ये भी तो विरोध कर रहा है, इसमें भी इलास्टिक लिमिट है। अब मैं इसे पेन को पकड़ के खींचूँ, ये भी विरोध कर रहा है, इसकी भी कौन सी है? इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट। लेकिन इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, ये चीज़ है। तो देखो ओ से लेके ए तक तो इसमें इलास्टिक लिमिट हो गई, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा वो है, फिर यहाँ पर ही कहीं जैसे ही तुम अगर इसे थोड़ा सा और खींचोगे तो ये टूट जाएगी, तो ये टूट। इनमें प्लास्टिक रेंज, देखो प्लास्टिक रेंज क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। कास्ट आयरन, गिलास, और क्या है? क्या लिखा है? कैरामिस। ये क्या होता है? कैरामिक कुछ होता है कोई चीज? कास्ट आयरन तो बताया मुझे। कास्ट आयरन पता क्या होता है बेटा? जो तुम्हारे नल होते हैं, नल जो सरकारी नल में वैक्यूम वाले होते हैं, वो बिकते नहीं है लोहे में, वो लोहे में ही बिकते हैं, ठीक है, उन्हें कास्ट आयरन होते हैं। वो एकदम से टूट जाती है, उसमें वेल्डिंग भी नहीं होती है। हो जाती है वेल्डिंग? अच्छा, वेल्डिंग हो जाती है उसमें, गैस वेल्डिंग उन्हें बोलते हैं। क्रेमिक मैंने कोई नाम तो सुना है कहीं इसका, कुछ होता तो है, चलो बताएंगे, तुम्हें सोच क्रेमिक है, ठीक है। ये भी कोई मटेरियल ही है, ठीक है। ये वो मटेरियल जिनकी प्लास्टिक रेंज बहुत कम होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रिटाइल मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अब देखो सर जी, अभी तक तो हम पकड़ के खींच रहे थे, अब बात आ रही है दबाने, ठीक है। अगर हम किसी भी सॉलिड को कंप्रेस करेंगे, किसी भी सॉलिड को क्या करेंगे? कंप्रेस। अगर मैंने जैसे मान लो मैंने ये बोतल पकड़ी, इसे मैंने हल्का दबाया, हल्का सा दब रही है, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। मैंने ऐसा किया, देखो हल्की सी दबी और छोड़ दिया, वापस पुरानी पोजीशन में, ठीक है, और दबाऊं, वापस पुरानी पोजीशन में। अब इसे मैं बहुत पावर वाली चीज से दबा दूं, ठीक है, तो ये वापस अपनी पुरानी पोजीशन में, यानी कि ये क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी। क्रैश होने का मतलब क्या है? खत्म, ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो वही है कि अगर तुम किसी चीज को कंप्रेस करोगे, क्या करोगे? कंप्रेस करोगे, फोर्स लगा के कंप्रेस करोगे, तो एक टाइम तक तो वो, अगर मैं थोड़ा सा दबाऊंगा और छोड़ दूंगा, पुरानी पोजीशन पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है? अपनी पुरानी पोजीशन पर, यहाँ तक अपनी पुरानी पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में मैं और दबाऊंगा उसे, और दबाने के बाद देखो, तुमने अगर YouTube पे कभी देखा हो तो एक कुछ चीज़ वो दिखाते हैं कि हाइड्रोलिक, उससे वो दबाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को हाइड्रोलिक से दबाते हैं, ठीक है। उसमें क्रैश करते हैं, कभी सिक्कों को क्रैश करते हैं, कभी कीबोर्ड को, पता नहीं किस चीज़ को क्रैश करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं तो एक टाइम पर आके वो क्या हो जाती है? अपनी वापस अपने पुराने आकार में नहीं आती, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? तुम्हारी क्रैश हो जाएगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। When a solid is compressed
ए स्टेज इज रीच्ड बियॉन्ड which it cannot regain its original shape after the deforming force is removed। अगर उसके ऊपर से तुमने कोई फोर्स हटा लिया, फोर्स हटाने के बाद में वो वापस से अपनी पुरानी शेप में नहीं आए, ठीक है, यानी कि वो पिस जाएगा, मैलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है, ये होता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो तुम्हारा ये था, ये थोड़ा इसको इसकी थोड़ा तुम्हें फिगर बना के दे देगा, और जिसकी प्लास्टिक रेंज ज़्यादा होगी समझ जाना उसके तार बनेंगे, और जिसकी प्लास्टिक रेंज कम होगी समझ जाना उसको तुम मारोगे तो वो जल्दी से टूट जाएगी, ठीक है, तो वो जल्दी से टूट जाएगी, ठीक। अब देखो ऐसा है, मेरे पास एक ये तार है, ठीक है, मेरे पास एक ये तार है। अब देखो इस तार को पकड़ के मैंने खींचूंगा, जैसे जैसे मैं इसको खींचते जा रहा हूं इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती जा रही है, क्योंकि मैं इसे छोड़ूंगा तो देखो ये कहाँ जाएगा, ऊपर गया। तो वही मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी तार को पकड़ के वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तुम्हें पता है वर्क डन की यूनिट और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट और डायमेंशन सब कुछ इनके क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत नींद आ रही है सबसे, चल में दर्द हो रहा है, अच्छा इधर देखो तो अगर तुम किसी भी वायर को पकड़ के खींचोगे, किसी भी वायर को अगर पकड़ के खींचोगे और उसे छोड़ोगे तो वो वापस पुरानी पोजीशन में जाएगी। पुरानी पोजीशन में क्यों? क्योंकि देखो एक बात सोचो, मैंने कहा था एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है, एनर्जी कभी खत्म। मैंने क्या किया, अगर मैंने इस वायर की लंबाई में ऐसे वृद्धि करी तो मैंने नीचे की ओर क्या लगाया, बल, फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैंने किया वर्क डन। मैंने क्या किया, वर्क डन। और मेरा कार्य कहाँ गया, मेरा कार्य इसके अंदर एनर्जी के रूप में क्या हो गया, स्टोर हो गया। ठीक है, तो वही है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। मान लो मेरे पास एक वायर है ऐसे, इस वायर को पकड़ के अगर मैंने नीचे की ओर खींचा F फोर्स, इसकी पहले मैंने लंबाई मान ली L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया A, ठीक है। इसे मैंने नीचे पकड़ के खींचा और इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया, मान लो डेल्टा L, ठीक है, डेल्टा L। तो यहां से यहां तक खींचने में इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, उसका फार्मूला निकल के ये आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए एनर्जी स्टोर इन वायर, तो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तुमसे पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इस वॉल्यूम को नीचे ले रहा हूं तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है, तो सिर्फ ये बचेगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सही है। अब समझो सर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर, फार्मूला 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी इन वायर 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। सही है। तो अलग अलग चीजें हैं, एनर्जी डेंसिटी चीज अलग हो जाएगी और एनर्जी स्टोर अलग चीज हो जाएगी।
ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ रहा है। अभी इधर देखो बेटा, अगर मैंने कहा सोचो मेरे पास एक वायर है, वायर की मैंने लंबाई में वृद्धि करके कितनी वृद्धि कर दी, जब देखो डेल्टा एल, इनिशियल लंबाई कितनी थी एल, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए था। अगर मैं तुमसे कहूं एनर्जी कितनी स्टोर हुई, तो फार्मूला याद कर लो, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक, सही है। तुमसे कहा जाए एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ये तो एनर्जी है, अगर तुमसे पूछा जाए एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट, और इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसे प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्मॉल यू से, एनर्जी डेंसिटी को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल यू से, और ये हो जाएगा सर 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू, सही है। अब देखो सर एक बात बताओ, मैं एक चीज जानता हूं, यहाँ पर लंबाई में वृद्धि हो रही है, लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो इसमें बल्क लगेगा, यंग लगेगा या रिजिडिटी लगेगी, क्या लगेगा? लंबाई में वृद्धि होती है तो क्या लगता है? यंग लगता है। क्या लगता है? यंग। तुम बोले ठीक है सर, यंग बराबर होता है, बाई बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैंने कहा कतई ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, स्ट्रेस की 1 से गुणा करी तो क्या आ गया? स्ट्रेस, और यहाँ आ गया बाई इंटू स्ट्रेन, बाई इंटू स्ट्रेन। ठीक है, अब देखो अगर मैं स्ट्रेस की जगह लिखूं, स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकता हूँ? बाई गुणा स्ट्रेन, तो U बराबर 1/2 बाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन और स्ट्रेन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का इंटू वॉल्यूम इंटू, इसका मतलब सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं U/V बराबर 1/2 बाई, अरे बालू भी तो नीचे गया है, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का। अब तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही है, और जब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, तो 4 ऑप्शन उस प्रकार से दिए होते हैं जैसे 4 चाइना के लोग बैठा दिए हो, ठीक है। अब 4 चाइना के लोग बैठा दिए हो और तुम्हें वो चारों सेम लगे, चारों सेम लगेंगे नहीं लगेंगे, है ना? तो वही बात है, जब चारों सेम लगेंगे तो तुम्हें उनमें अंतर ढूंढ के बताना है कि सही वाला कौन इंसान है, तो वही हिसाब है। अब तुमसे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में उसने क्या किया? उसने एक उसने मान लो पूरा एक ये छुपा रखा है, तो ये आंसर होगा, और तीनों क्या करेगा? गलत। या वो तुम्हें ये एक छुपा रखा है तो ये आंसर होगा, बाकी तीनों क्या होंगे? गलत, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें निकालने आने चाहिए, और निकालने आने कैसे आएंगे? जब तुम्हें ये वाला फार्मूला पूरा पक्का याद होगा, पूरा पक्का याद होगा, तब निकाल सकते हो। फार्मूला याद नहीं हुआ तो याद लगाना ना तो नहीं, तो लगानी तो बता रहा हूं ना कैसे लगाया जाएगा यहाँ पर फार्मूला, है ना? समझ में नहीं आया? देखो बेटा, सिंपल याद रखो, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। किसी वायर को पकड़ के खींचूंगा तो उस वायर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, बस बात खत्म, ठीक है। उसके बाद में U बराबर
हम जानते हैं बाई बराबर स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बराबर हो जाएगा बाई इंटू स्ट्रेन। मैंने क्या किया, स्ट्रेस की जगह रख दिया बाई इंटू स्ट्रेन, एक स्ट्रेन पहले से था तो स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू बाई। सिंपल सिंपल हमारा ये फार्मूला ऐसे होगा। एक क्वेश्चन आएगा इससे, बस एक क्वेश्चन जो कल से पढ़ा रहा हूँ ना उससे एक क्वेश्चन आएगा बच्चों। ये हो गया कंप्लीट। और क्वेश्चन रखें, क्वेश्चन करना ना हो तो पूछना, हमें तो लगा नहीं आते। मैं कैलकुलेशन पावर स्ट्रॉन्ग बता दिया। ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं तुम लोगों के लिए, आज भेज दूंगा, ठीक है। फार्मूला सब याद है? कल वाले याद है सब? एक ही फार्मूला था ना स्ट्रेस का। एक ही फार्मूला पूरा स्ट्रेस का पढ़ा दिया और खत्म, ठीक है। AI असिस्टेंट, AI का नाम सुना है सब लोगों ने? मैं एक बात बताऊं तुम्हें, एक चीज से आगाह करूं बेटा। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है ना, हर जगह AI को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे देश में हर जगह AI को प्रमोट किया जाता है, हर जगह। अभी ये फंक्शन में AI लिखते आ गया, ठीक है। AI को प्रमोट किया जाता है। फॉरेन कंट्रीज में, कुछ कंट्री में तो बैन कर रखा है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में AI बहुत खतरनाक है। अभी ये AI का बच्चा रूप है। जिस दिन AI अपने फुल फॉर्म में आया ना, उस दिन इतना खतरनाक है कि इतना क्राइम बढ़ेगा, इतना क्राइम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा, हद से ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा। इसीलिए मैं तुम लोगों को एक नसीहत दूं, ठीक है, याद रखो हमेशा। तभी जो एक सुनो, लड़कियों के खास कर, तुम सब लोग बेटा कभी भी सोशल साइट पर अपना फोटो मत डालो, बस सही बता रहा हूँ मैं। अगर वास्तव में अपनी जिंदगी सुकून में चाहते हो तुम लोग तो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इंस्टाग्राम पर फोटो डाल के तुम्हारा कोई कैरियर नहीं बन रहा है। जो अपना कैरियर बना रहे हैं वो तो बना रहे हैं, या तुम्हें कैरियर ही बनाना है इस चीज़ में, तब अपना फोटो फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, या किसी चीज़ पे डालो, ठीक है। अदरवाइज फोटो मत डालो। दूसरी चीज़, अपने मोबाइल में कोई ऐसा अननेसेसरी फोटो किसी का भी क्लिक मत करो, चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स, जिससे कि कल को अगर वो कोई और देख ले तो तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाए। क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने मोबाइल से फोटो क्लिक किया और डिलीट कर दिया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। जो फोटो एक बार क्लिक हो गया वो कभी डिलीट नहीं हो सकता, कभी डिलीट ही नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अपने पुराने जो फोन होते हैं वो कभी बेचो मत, एक्सचेंज पे मत लगाओ। पुराना फोन हो जाए, नया खरीदना है, उसको घर पे पड़े रहने दो, डब्बा कर दो, लेकिन उसे कभी किसी दूसरे के हाथ मत बेचो मत। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारी जितनी भी फाइल्स होंगी वो कभी भी एक्सेस हो सकती है। जो तुमने फाइल्स डिलीट करी हैं वो भी कभी भी एक्सेस हो सकती है। सब एक्सेस होती हैं और सब होती हैं, धड़ल्ले से होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं तो उनको मत करो। फालतू के ज़्यादा ऐप डाउनलोड मत करो। हम लोग बहुत परमिशन दे देते हैं, ठीक है। तभी तो देखो क्राइम जितने भी बढ़ रहे हैं उनमें ये चीज़ होती है। तो
ये सब चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो सेफ टाइम नहीं है। जितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जितनी टेक्नोलॉजी अच्छी है उतनी ही अभिशाप भी है तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसीलिए सतर्कता बरतो, वो ज़्यादा बेटर है, ये चीज़ है। ठीक है, देखो बच्चों ऐसा है, पुराना वाला जो इससे पहले जो मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाया था उससे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में मैंने तुमसे बता दिया यंग से क्वेश्चन आएगा। पहली चीज 80% प्रोबेबिलिटी यंग से थी, पाई बराबर एफ अपॉन ए डेल्टा एल, उससे आएगा छुट्टी। बाकी तुम्हारा डक्टाइल मटेरियल इनसे पूछ लेगा, बाकी तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पूछ लेगा, या फिर तुम्हारे उठा के डायमेंशन से पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। अब हम अगला जो चैप्टर है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखो जहां भी फ्लूइड आएगा, जहां फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटा, प्रेशर इन फ्लूइड, अगर कभी भी अगर कोई भी चीज पानी के नीचे रख दिया जाए, मैंने कल आपको एग्जाम्पल बता रहा था कि हमारा टाइटैनिक डूब देखने के लिए लोग गए थे, पानी के अंदर गए, पानी के अंदर गए और मर गए। ठीक है, मारे गए थे। ठीक, दूसरी चीज, एक चीज है, तुम मुझे बताओ बेटा, अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं, हम हर जगह कितने प्रेशर की बात करते हैं? एक एटीएम। एक एटीएम, एटीएम क्या है? एटीएम एक प्रेशर की यूनिट है, एटीएम एक प्रेशर की, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, मैं इस समय कहूँ क्या एक एटीएम प्रेशर है कितना, तो हम लोग मान के चलते हैं कि एक एटीएम है, लेकिन ये जो प्रेशर है ना ये बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, समुद्र तल पर, समुद्र तल से देखो, तुम लोग स्टेशन पे जाते हो उस पर लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, लिखा होता है नहीं लिखा होता है? ठीक है, तो हम समुद्र तल से कहाँ है? ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल पर जो प्रेशर हम लोग लेते हैं वो लेते हैं एक एटीएम, और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो सब हम एक एटीएम सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज देखो, प्रेशर का तुम एक प्रकार से ले सकते हो, छोड़ो उसे गर्मी लग जाएगी, सॉरी। प्रेशर को तुम एक प्रकार से ले सकते हो। देखो तुम लोगों ने देखा होगा, एक सुनी होगी कि जब हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ों पे जो चावल उबालते हैं ना, तो वो भगोने में नहीं उबालते। भगोना जानते हो ना, है ना? भगोने में चावल नहीं उबालते, क्यों? वहां पर हम लोग कुकर का यूज करते हैं। ठीक है, क्यों भगोने में वहां चावल क्यों नहीं उबलता? प्रेशर कम हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। अब तुम जरा सोचाओ, मुझे बताओ, ये तो इक्वेशन सभी ने पढ़ी होगी, P बराबर nRT, ये दोनों तो कांस्टेंट होते हैं। सही है सर। अब देखो, किसी भगोने में चावल है या कुछ भी है, उसका वॉल्यूम भी क्या हो गया? कांस्टेंट। प्रेशर कम तो टेम्परेचर कम, यानी कि जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना चाहिए था वो 100 पे ना उबल के 90 पे उबल गया, 90 पे उबल गया। ठीक है, 90 पे उबल गया। अब चावल को तो भैया 100 डिग्री चाहिए था, तो चावल ढंग से उबला। जब तुम्हारा पानी कितने पर उबलता है? 100 पर। पानी तुम्हारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबल सकता है, पानी तुम्हारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उबल सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर। ठीक है, पानी तुम्हारा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी उबलेगा, वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर कि प्रेशर कितना है। अगर प्रेशर कम होगा तो पानी तुम्हारा जल्दी उबल जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी उबलने में क्या लेगा? टाइम लेगा, यानी कि वो ज्यादा टेम्परेचर पर जाके उबलता है, वो ज्यादा टेम्परेचर पर जाकर उबलता है। अब देखो सर, एक एटीएम में वैसे तो 1.03 करते हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक मानना, 1 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, 1 गुणा 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, ये पास्कल। और बेटा एक पास्कल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर एटीएम किसकी यूनिट? प्रेशर। किसकी यूनिट? प्रेशर।
पास्कल किसकी यूनिट? प्रेशर है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की, किसकी यूनिट? प्रेशर की। ठीक है, ये सारी यूनिट किसकी हैं? प्रेशर की। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक यूनिट होती है टॉर्क, 1 टॉर्क, ये होती है 1 टॉर्क 740 होता है, हाँ 740 पास्कल के बराबर। 760 है, 1 मिनट, 786 और 746, 746 तो नहीं, 740 होगा शायद। चलो वाली देख के मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तुम लोगों को किताब है? हल्का दिमाग से उतर रहा है मेरे। कितना है? 760 है। अच्छा 760 होगा। चलो एक बार जैसे बाद में करेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक कर लेंगे। चलो 700, हाँ 760 ठीक है। एक टॉर भी किसकी यूनिट होती है? टॉर भी प्रेशर की यूनिट होती है। ठीक है, ये 760 पास्कल के बराबर होती है। ठीक है, एटीएम किसकी यूनिट? एटीएम भी यूनिट किसकी होती है? प्रेशर की। पास्कल की 40 है, 740। हाँ वही मैं सोच रहा था, 740 होगा। 760 है। ठीक है, 760 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, एक एटीएम बराबर 1.03 गुणा 10⁵5 पास्कल। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 टॉर 760 पास्कल के बराबर होता है। ये सब किसकी यूनिट है? ये सारी की सारी प्रेशर की यूनिट है। सारी किसकी यूनिट है? प्रेशर। दूसरी चीज सर, प्रेशर है, देखो ये प्रेशर इन फ्लूइड। अब देखो प्रेशर इन फ्लूइड, देखो अगर प्रेशर रेस्ट में है, प्रेशर अगर कहाँ है? रेस्ट में, यानी कि रुका हुआ प्रेशर, तो जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा, प्रेशर डिपेंड करेगा कि वो कितनी ज़्यादा परपेंडिकुलर, यानी कि कितनी ज़्यादा हाइट पर है। इस हाइट पर प्रेशर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा हाइट इसमें पानी की भरी होगी, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो हाइट पर डिपेंड करेगा। प्रेशर इन फ्लूइड, ठीक, ये यूनिट है फ्लूइड मैकेनिक्स में। ये लो अपनी ये चाबी पकड़ो। एक एटीएम, अच्छा हाँ, एक एटीएम 760 है और एक एटीएम एक बार 760 सही गलत कर दिया। एक एटीएम है 760 एक एटीएम 760 टॉवर। अब से एक एटीएम 760 टॉवर, ठीक है। टॉवर भी प्रेशर की यूनिट है, ये भी प्रेशर की यूनिट, पास्कल भी प्रेशर की यूनिट, ये प्रेशर की यूनिट। बता लिया, ठीक है। अब देखो सर, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एब्सोल्यूट प्रेशर की और गॉज प्रेशर, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर की और गॉज प्रेशर। देखो बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है
सुन लो, देखो ऐसा है, अगर मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं यहाँ पर प्रेशर को नापूं, यहाँ पर प्रेशर को नापूं, तो उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पर नापा मैंने या कहीं पर भी जाके अगर मैंने प्रेशर को नापा, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। अब गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर का मतलब है गॉज प्रेशर बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग लेते हैं 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम वो प्रेशर लेते हैं जो समुद्र के तल के, समुद्र की तल होता है वहां पर जो प्रेशर होता है उसे हम मानते हैं 1 atm। ठीक है, अब जरा सोचना, सर मान लो मैंने यहाँ पर प्रेशर नापा, यहाँ पर प्रेशर नापा, मेरा यहाँ पर प्रेशर आया 1.2 atm। मान लो यहाँ पर प्रेशर कितना आया? 1.2। तो ये कौन सा प्रेशर कहलाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। इस प्रेशर को बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ इस प्रेशर में से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि 1 atm को क्या कर दूं? कम, तो मेरा गॉज प्रेशर क्या आया? 0.2 atm, 0.2। अब जरा सुनो सर, अगर मान लो मैं कहीं पर गया और वहां पर मैंने प्रेशर नापा और प्रेशर मेरा निकल के अब 1.2 atm ना आके मेरा प्रेशर आया 0.9 atm, 0.9 atm, लेकिन गॉज प्रेशर मेरा क्या होता है सर? 1 atm। अब वैल्यू मेरी कितनी आएगी? अब मेरी वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 0.1 atm। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा गॉज प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और जीरो कब होगा? जीरो तब होगा कि मैं अगर जिस भी जगह का प्रेशर नापूं वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ जाए? बराबर। अगर दोनों प्रेशर बराबर आ जाएंगे तो गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो गॉज प्रेशर मेरा जीरो हो जाएगा। तो इसमें सिंपल चीज ये याद रखो, सिंपल चीज ये याद रखो, सिंपल चीज खाली ये याद रखो क्या कि गॉज प्रेशर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। गॉज प्रेशर पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव किस कंडीशन में होगा? जब एब्सोल्यूट क्या हो? ज्यादा। नेगेटिव कब होगा? जब एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक से क्या हो? कम। जीरो कब होगा? जब दोनों क्या हो जाए? बराबर। दोनों बराबर हो जाएंगे तो तुम्हारा गॉज प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगली चीज सर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। या तो एब्सोल्यूट प्रेशर पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, या तो तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो सकता है? जीरो। जीरो होगा स्पेस में। जीरो कहां पर होगा? स्पेस में। स्पेस में प्रेशर क्या हो जाता है? जीरो। अगर तुम स्पेस में गए, स्पेस में जाके अगर तुम प्रेशर को नापोगे तो प्रेशर कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तुम नेगेटिव प्रेशर कहीं नाप ही नहीं सकते। प्रेशर या तो जीरो होगा, जीरो कहाँ होगा? स्पेस में। अगर पृथ्वी पर कहीं भी नापोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो गॉज प्रेशर है वो तुम्हारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और तीनों की कंडीशन है, अगर एब्सोल्यूट प्रेशर पॉजिटिव हो गया, ज्यादा हो गया इससे तो पॉजिटिव, एब्सोल्यूट प्रेशर कम है इससे एटमॉस्फेरिक से तो नेगेटिव, एब्सोल्यूट अगर दोनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो। ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें वो पूछ सकता है एग्जामिनर, ये लाइनें पूछ सकता है कि बताओ गॉज प्रेशर क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ठीक है, और वो सिर्फ या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा? जीरो। ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक, ये होगा।
अगले वाले। अब देखो डेंसिटी आती है। डेंसिटी में क्या है, देखो ऐसा है कि हम दुनिया में किसी भी चीज़ को हमेशा नापते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग नापते हैं तो हम अपनी दिमाग में एक ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं ना तो वो खराब है ना अच्छी। जैसे मान लो अगर तुम्हें किसी की लंबाई को नापना है, ठीक है, तो तुमने अपने दिमाग में एक फितूर बैठा रखा है कि एक तुमने हाइट ले ली कि वो हाइट का मतलब है अगर कोई बंदा उतनी हाइट का है, इसका मतलब ये है कि ना वो लंबा है और ना वो गंदा है। अगर उससे नीचे हाइट का है तो तुम कहोगे थोड़ा नाटा है, ठीक है। उससे लंबा है तो तुम कहोगे ये तो लंबा बंदा है, ठीक है। तो हमने अपनी जो जिंदगी है उसमें एक फितूर पाल रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से तुम ऐसे समझो कि हमने डेंसिटी का भी एक फितूर पाल रखा है। अगर मैं तुमसे कहूँ देसी घी क्या होता है, गाढ़ा होता है कि पतला होता है? ठीक है, देसी घी गरम देसी घी गाढ़ा ही बोलो, ठीक है। अच्छा, गाढ़ा होता है, गाढ़ा नहीं होता है तो देसी घी तुम खाते नहीं हो, ज्यादा खाते हो क्या? ठंडा होने के बाद तो जम जाता है, ठंडा होने के बाद जम जाता है, ठीक है। चलो सही है। अरे अच्छा ये बताओ, तुम लोगों के यहाँ दूध या दूध देने आता है? तो थैली वाला पीते हो? पीते ही नहीं हो, हैं? ऐसी बात रखी है। अच्छा देखो, तुम सब सुनो, जो थैली वाला दूध पीते हो ना तो पिया मत करा करो, सही है? कोई दूध पियो नहीं, थैली वाला दूध पियो कभी मत पियो, कभी नहीं, और पियेंगे ही नहीं। उससे अच्छा पैसा खर्च करने से अच्छा है पियो ही मत, ठीक है। थैली वाला दूध नहीं पीना चाहिए। दूधिया चाय भले 250 ग्राम पानी में 2 लीटर दूध पानी मिलाए, 250 ग्राम दूध में 2 लीटर पानी मिलाए, अरे कम से कम 250 ग्राम दूध तो जाएगा तुम्हारे अंदर, है ना? अरे मान लो, हाँ, तो तुम ये बताओ, तुम दूध को कैसे नापते हो कि इसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं है? तो मैंने औरतें देखी, मुझे तो अब तक समझ में आया नहीं कैसा, वो ऐसे डालेंगे, ऐसे करेंगे, दही से गाली दे रखी है, ठीक है। आपको पता नहीं उसमें ऐसा क्या देखती है, ऐसे डालने के बाद में ऐसे करके, ठीक है। नहीं, अगर दूध में ऐसे उंगली डाली और निकाली, फिर हाँ, प्योर दूध होगा तो लग जाएगा, और प्योर दूध नहीं हुआ तो नहीं लगेगा। वो तो हर कंडीशन में लगना है। तुम पानी में डालो तो लगना है, पानी लग जाएगा तुम्हारे। अच्छा, आज ही देखूंगा रास्ते में लगता है कि नहीं लगता है ना? तो हाँ, वही चीज है, तो उसकी, हाँ देखो बच्चों, तो उसकी वो निर्भर करता है डेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है हर चीज को। बेटा हम जो एक समासम है, हम तुमसे कहें पानी गाढ़ा है कि पतला, तो तुम बोलोगे ना गाढ़ा और ना, क्योंकि तुम जितनी भी चीजें गाढ़ी या पतली बोलते हो वो बोलते हो पानी को लेकर। पानी तुमने एक ऐसा पैमाना नाप रखा है कि ना तुम इसे गाढ़ा बोलते हो ना इसे पतला बोलते हो, ठीक है। और अगर पानी से गाढ़ी कोई चीज है तो उसे बोलोगे गाढ़ा है, पानी से पतली कोई चीज है तो उसे बोलोगे पतली, ठीक है। इसी हिसाब से तो इसमें बेटा हर चीज की डेंसिटी होती है। देखो डेंसिटी, बेटा डेंसिटी का जो फार्मूला होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं बेटा घनत्व, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये डेंसिटी का फार्मूला होता है। दूसरी चीज बेटा, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, रो वाटर, पानी की जो डेंसिटी होती है ना वो 1000 kg पर मीटर क्यूब। कितनी होती है? 1000 kg पर
मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में, एक तुम ऐसा बर्तन ले लो जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, उसमें कितना पानी आएगा? 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 किलोग्राम। ये डेंसिटी होती है पानी की। लेकिन ये डेंसिटी कब होती है? ये डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कब है? सबसे ज्यादा पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर तुम इसे किलोग्राम में नहीं लिख के ग्राम में लिखोगे तो आएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। किस में आएगा? ये ग्राम में। लेकिन कब? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात समझो सर, अगर पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान है या पानी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी कब रहेगी? सबसे ज्यादा डेंसिटी कब रहेगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब रहेगी? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर हुआ चाहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हुआ, उसकी डेंसिटी अपने आप से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अपने आप से कम। कितनी कम? ये तो निर्भर करेगा, लेकिन 1000 से क्या हो जाएगी? कम। ये वाटर की डेंसिटी। अब देखो उसके बाद में इसी में आती है आरडी। आरडी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, जैसे तुमने कहा वो चीज उससे दुगनी गाड़ी है, ठीक है, या तिगनी गाड़ी है, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना। तो हम एक नंबर बोल रहे हैं कि इतने गुना गाड़ी है या इतने गुना गाड़ी है। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सर पल्ले नहीं पड़ा। जैसे मान लो तुमने शहद लिया, तुमने क्या लिया? शहद। शहद की डेंसिटी मान लो आई बेटा, शहद की डेंसिटी मान लो आई तुम्हारी 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। पानी की देखो कितने पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है? 1000। भाग करी तो कितना आया? 3। भाग करी तो कितना आया? यानी कि रिलेटिव डेंसिटी किसकी? शहद की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। 3 का मतलब यह है कि वो पानी से 3 गुना ज्यादा गाढ़ा है। 3 गुना ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है। अब जरा समझो कि मान लो अगर कहीं पर भी तुम्हें आरडी दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 0.9। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दे दी? 0.9। किसी लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी 0.9 दे दी, तो मुझे बताओ उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी? उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी? अगर मैंने उस लिक्विड की कोई लिक्विड है उसकी डेंसिटी आरडी तुम्हें कितनी दे दी बच्चों? आरडी दे दी 0.9। ठीक है, तो कतई कोई टेंशन मत लीजिए। देखो आरडी मैंने कितनी दे दी? 0.9। तुम बोले एक लिक्विड ही तो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। अरे लो गुणा कर दो, कितना आएगा? 900 केजी पर मीटर, 900 केजी पर मीटर। तो अगर किसी चीज की आरडी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो पानी से भारी है, पानी से, या फिर पानी से डेंसिटी उसकी क्या है? ज्यादा है। भारी कह सकते हो या फिर ज्यादा। बेटा भारी होना डेंसिटी पर ही निर्भर करता है। एक रुई हल्की है, लोहा भारी है, किस पर निर्भर करता है? डेंसिटी पर निर्भर करता है। तो अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम है तो समझ जाओ वो पानी से क्या है? हल्का है, या फिर पानी से उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो समझ जाओ कि वो पानी से उसकी डेंसिटी क्या है? कम है। कम है तो
कम है तो क्या है, कम है तो हल्का है, और ज्यादा है तो भारी, ज्यादा है तो भारी। वो डिपेंड करेगा तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी पर, रिलेटिव डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, अगर मैं, देखो बच्चों, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अभी ऊपर वाला नहीं, इधर मैंने ले लिया डेंसिटी, इधर मैंने ले लिया बच्चों टेम्परेचर, क्या ले लिया, मैं ये ग्राफ बना रहा हूं पानी के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, पानी के लिए मैं ये ग्राफ बना रहा हूं। अब जरा सोचो, तुम्हें पता है डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा मान लो मेरा यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ग्राफ कुछ मेरा इस प्रकार से, देखो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा का मतलब कितना है, 1000 kg पर मीटर। उससे कम, देखो इधर आएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, कम, इधर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, ज्यादा होगा। तो इधर आएंगे तब भी डेंसिटी कम होगी, इधर जाएंगे तब भी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। ये ग्राफ काफी बार पूछा भी गया है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है कि पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने टेम्परेचर पर होती है, ठीक है, ये भी पूछा है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 लिक्विड। जाओ, ठीक है। बच्चों मेला कहाँ का चल रहा है, मेले में कोई चल रहा है क्या, मेले में कोई नहीं चल रहा है, मात मरवाएगा क्या मुझे, ये तो चाहता ही सब्जी शेरों में। हाँ अच्छा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ 2 और मोर देन, बेटा अभी बहुत कोर्स बचा है, अभी तो सब्जी को निपटाने चक्कर में है। सही, अच्छा लगता है मेरे माला में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, एक 5 मिनट और ऐसा है, मेरे पास में 2 लिक्विड है। एक लिक्विड मैंने ये मान लिया, इसका मास m1, मास क्या मान लिया, m1, इसका वॉल्यूम v1, इसकी डेंसिटी कुछ भी, डेंसिटी कुछ भी मान लो, ρ1 मान लो। एक मास और मान लिया जिसका मास m2, वॉल्यूम v2, डेंसिटी, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, दोनों को आपस में मिला दिया, ठीक है। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं, कभी ऐसे ही, ठीक है, दूध में पानी। अब दोनों को मिला देंगे तो इसकी डेंसिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो अब मिक्सर की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, रो मिक्सचर। देखो डेंसिटी का फार्मूला होता था टोटल मास, ठीक है, या फिर मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब देखो इधर मास m1,
इसका मास m2, उसका वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम, बस ठीक है। दोनों को मास को जोड़ दो, वॉल्यूम को जोड़ दो, उसके बाद में जो निकल के आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, वो तुम्हारी डेंसिटी आएगी मिक्सचर की निकल के। जो भी तुम्हारी मिक्सचर होगी उस मिक्सचर की डेंसिटी निकल के आएगी, उस मिक्सचर की डेंसिटी निकल के आएगी, ठीक है। अब मान लो ये तो मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन था, एक कॉन्फ़िगरेशन मेरा ऐसा है, एक मास है m1 और डेंसिटी ρ1, एक मास m2 डेंसिटी, दोनों को मिक्स कर दो तो रो मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी, रो मिक्सर की डेंसिटी क्या होगी, दोनों को मिक्स कर दो। अब बताओ, ठीक है। देखो अब मैंने दो चीजें दे दी, मास दे दिया और डेंसिटी दे दी, मास दे दिया और डेंसिटी, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। दोनों को अगर मिक्स कर दिया तो सर ऊपर टोटल मास कितना है, m1 प्लस अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसका तो वॉल्यूम मुझे पता ही नहीं, और ना ही मुझे इसमें कहीं मुझे वॉल्यूम दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, क्या, कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर मैं V1 निकालूंगा तो क्या करूंगा, m1 अपॉन ρ1। इसी प्रकार से अगर मैं इसका V2 निकालूंगा तो करूंगा m2 अपॉन ρ2, m2 अपॉन, तो अगर मैं यहाँ पर V1 लिखूंगा तो V1 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, m1 अपॉन ρ1, और यहाँ लिखना पड़ेगा m2 अपॉन, अब ये फर्क होगा। देखो अगर तुम्हें मास और वॉल्यूम दे रखे तो तुम सीधे निपटा दोगे। अगर मान लो तुम्हें मास और वॉल्यूम ना देके डेंसिटी दे रखी है तो तुम वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, इस लिक्विड का वॉल्यूम V1, इस लिक्विड का वॉल्यूम V2, V1 की वैल्यू निकालोगे और V2 की वैल्यू निकालोगे और इसमें डाल के तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेस्ट में तुम्हारा क्या क्या आ रहा है फिजिक्स में, NL है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तुम्हारे फिजिक्स में आ रहा है, ठीक। और टेस्ट सैटरडे को बताया है, बताया नहीं अभी, पता नहीं कब टेस्ट, ठीक है। चलो अब मेरी जब क्लास होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, जैसे मैंने कल कर दिया था, इस प्रकार से। शेड्यूल मैंने भी देखा नहीं, अरे आ तो जाता है मेरे पास में, वो उसी समय आएगा, एक दिन पहले आता है, ठीक है। तो मुझे अभी पता नहीं कि मेरी कब क्लास लगी इसके बाद, ठीक है। मेहनत करते रहो। नहीं